नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 75वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम जर्मन भौगोलिक विचारधारा पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने जर्मन भौगोलिक विचारधारा में कार्ल रिटर के विचारों के बारे में पढ़ा था, उनके जो विधि तंत्र है उसके बारे में पढ़ा, और कार्ल रिटर के साथ में हमबोल्ट की जो तुलना है, किस प्रकार की उन दोनों में समानताएं पाई जाती हैं, कौन सी भिन्नताएं हमबोल्ट एवं रिटर के अध्ययन विधियों में और उनके विधि तंत्र में थी, उनके बारे में हमने पढ़ा। अगले जो विद्वान हैं वो है फ्रेडरिक रैटजेल। फ्रेडरिक रैटजेल भी हमबोल्ट एवं रिटर के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारकों में अगर हम देखें तो फ्रेडरिक रैटजेल का नाम आता है। हमबोल्ट एवं रिटर ने जिस प्रकार से आधुनिक भूगोल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसी प्रकार से फ्रेडरिक रैटजेल जो हैं उन्होंने भी आधुनिक भूगोल को विकसित करने में महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। आधुनिक भूगोल के महत्वपूर्ण योगदान। जर्मनी के जितने भी भूगोलवेता हुए हैं, जितने भी भूगोलवेता हुए हैं, उनमें से हम देखें तो हमबोल्ट एवं रिटर के बाद में अगर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कोई भूगोलवेता हुआ है तो वो कौन सा है? फ्रेडरिक रैटजेल का नाम तृतीय महत्वपूर्ण भूगोलवेता में हम कह सकते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण भूगोलवेता ये रहे हैं। यानी हमबोल्ट और रिटर के पश्चात अगर आधुनिक युग के तीसरे प्रमुख भूगोलवेता थे तो वो रैटजेल थे, और ये ऐसे प्रथम भूगोलवेता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में प्रथम भूगोलवेता जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। यानी मानव अध्ययन को भी इन्होंने भौगोलिक अध्ययन में सम्मिलित किया। भौगोलिक अध्ययन के अंतर्गत मानवीय पहलू को सम्मिलित करने वाले ये प्रथम विद्वान थे। भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण अगर स्थान प्रदान करने का कार्य किया गया तो वो किसके द्वारा किया गया? फ्रेडरिक रैटजेल के द्वारा किया गया था। इनके जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो फ्रेडरिक रैटजेल का जो जन्म है वो 1844 में जर्मनी के कार्लसरूह नामक स्थान पर हुआ था। 1844 में इनका जन्म हुआ था जर्मनी के कार्लसरूह नामक स्थान पर। यहाँ पर 1844 में इनका जन्म हुआ। इसके बाद में इनके द्वारा हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय और इसके अलावा जेना विश्वविद्यालय, हाइडेलबर्ग और जेना विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना अध्ययन जो कार्य है वो इनके द्वारा संपन्न किया गया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा जर्मनी के जो प्रारंभिक विद्यालयों से प्राप्त करने के बाद में इन्होंने हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय और जेना विश्वविद्यालय तथा इसके अलावा बर्लिन विश्वविद्यालय में भी इनके द्वारा अध्ययन किया गया।
हाइडेलबर्ग, जेना और बर्लिन विश्वविद्यालय। तो इन विश्वविद्यालयों में इनका जो अध्ययन है वो पूर्ण हुआ और इनके द्वारा अनेक विषयों में अध्ययन इनके द्वारा किया गया, जैसे प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान या जूलॉजी जिसको हम कहते हैं, इसके अलावा भूविज्ञान यानी जियोलॉजी का अध्ययन भी इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा इनके द्वारा तुलनात्मक शरीर विज्ञान का भी अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। तुलनात्मक शरीर विज्ञान, तो ये किसी एक विषय से संबंधित न होकर के हम ये कह सकते हैं विभिन्न विषयों का अध्ययन है वो इनके द्वारा विस्तृत रूप में किया गया था। प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन इनके द्वारा किया गया, जियोलॉजी यानी भूविज्ञान का अध्ययन इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा तुलनात्मक शरीर विज्ञान, कंपैरेटिव एनाटॉमी जिसको हम कहते हैं, तुलनात्मक शरीर विज्ञान का अध्ययन भी इनके द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा इतिहास, भौतिक विज्ञान, इतिहास और मानव विज्ञान का अध्ययन इनके द्वारा किया गया। तो बर्लिन विश्वविद्यालय, जेना विश्वविद्यालय और हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में इनके द्वारा अध्ययन किया गया। इसके अलावा ये इनके विषय रहे। इसके अलावा भौतिक विज्ञान का अध्ययन इनके द्वारा किया गया, इतिहास, मानव विज्ञान का अध्ययन भी इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा राजनीति शास्त्र का अध्ययन भी इनके द्वारा किया गया। तो ये कह सकते हैं फ्रेडरिक रैटजेल एक ऐसे विद्वान थे जिनके द्वारा विभिन्न विषयों का विस्तृत अध्ययन है जिनके द्वारा किया गया था। तो राजनीति शास्त्र का अध्ययन इनके द्वारा किया गया, इतिहास, मानव विज्ञान, भूविज्ञान, प्राणी विज्ञान, तुलनात्मक शरीर विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है आदि विषयों में इनके द्वारा अध्ययन किया गया था। इसके अतिरिक्त तो इनका जीवन काल है वो 1844 से लेकर के 1904 तक, ये इनका समय है। 1904, 1844 से 1904 तक इनका जीवन काल रहा। इसके बाद में अध्ययन पूर्ण करने के बाद 1870 में फ्रांस एवं पर्सा का जो युद्ध हुआ उसके अंदर भी इनके द्वारा देशभक्ति से परिपूर्ण थे ये, इसी कारण इनके द्वारा क्या सेना में भर्ती हो गए और इनके द्वारा सेना में भी कार्य किया गया। इसके दौरान ही घायल भी हुए। इसके बाद में आगे 1872 में इनके द्वारा यात्राएं करना प्रारंभ किया गया। इनकी यात्राएं एक प्रकृति विज्ञानी के तौर पर, एक भूगोलवेता के तौर पर इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की यात्राएं की। वहाँ के जो विभिन्न जातियां हैं, वहाँ के जो विभिन्न निवासी हैं, उनके बारे में इनके द्वारा, उनके रहन सहन के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं वो एकत्रित की गई और अपने लेखों में वो इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो 1872 में ये आल्प्स को पार करके इनके द्वारा सर्वप्रथम यात्रा की गई इटली की। 1872 में आल्प्स को पार करके इटली की यात्रा की। तो सबसे पहले तो 1872 में इनके द्वारा इटली की यात्रा की गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए 1874-75 में इनके द्वारा यूएसए की यात्रा की गई। 1874-75 में यूएसए एवं मैक्सिको की यात्रा की गई। तो 1872 में इटली की और 1874-75 में इनके द्वारा यूएसए की यात्रा इनके द्वारा यहाँ पर की गई थी। और इन्होंने यहाँ पर रेड इंडियन है,
निग्रो है या चीनी जो जनजातियां हैं, रेड इंडियन, और निग्रो तथा चीनी जातियों का अध्ययन किया गया। तो यूएसए की और मैक्सिको की यात्रा जो इनके द्वारा की गई, उसके दौरान इनके द्वारा इंडियन, रेड इंडियन, इसके अलावा निग्रो और चीनी जो मानव वर्ग हैं उनका अध्ययन किया गया। अध्ययन में यानी इनके सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया। तो इन जातियों या इन प्रजातियों के द्वारा जो सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन रेटजेल के द्वारा किया गया। इनकी सामाजिक दशाओं का अध्ययन किया गया। इसके बाद में 1875 में इनका ये अध्ययन पूरा हुआ और ये वापस कहाँ पर लौटे? जर्मनी। 1875 में जर्मनी लौटे। तो ये 1875 तक इनके द्वारा अपनी ये यात्राएं पूरी की गई और उनके इन क्षेत्रों के बारे में विशेष जानकारियां हैं वो इनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। उसके बाद में ये म्यूनिख विश्वविद्यालय में इनकी एक भूगोल प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हो गई और इनके द्वारा बाद में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में ये भूगोल विभाग के अध्यक्ष बने और यहीं पर इसी पद पर रहते 1904 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये तो इनका सामान्य परिचय हो गया, इनके जीवन के बारे में सामान्य जानकारियां हो गई। अब हम इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखेंगे। रेटजेल की महत्वपूर्ण रचनाएं या रेटजेल की रचनाएं। तो रेटजेल की जो विचार है वो विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा विभिन्न शोध प्रबंध इनके द्वारा लिखे गए, विभिन्न शोध पत्र पत्रिकाएं भी इनके द्वारा लिखी गई थीं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा विभिन्न ग्रंथों की जो बिब्लियोग्राफी है, संदर्भ सूची जिसको हम कहते हैं, वह भी तैयार की गई थी। कैस्पर्सन के अनुसार इनके द्वारा 24 पुस्तकें लिखी गई थीं। कैस्पर्सन के अनुसार इनके द्वारा 24 पुस्तकें लिखी गई थीं। इसके अलावा शोध पत्रों की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा लगभग 540 से अधिक लेख भी इनके द्वारा लिखे गए थे। 540 से अधिक लेख लिखे गए। 1200 के लगभग पुस्तकों की संदर्भ सूची जिसको बिब्लियोग्राफी कहा जाता है वो भी इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 1200 से अधिक पुस्तकों की। इसके अलावा 600 से अधिक पुस्तकों की समीक्षा, 146 लघु जीवन वृत्तांत इनके द्वारा तैयार किए गए थे और 600 से अधिक पुस्तकों की इनके द्वारा समीक्षा की गई। तो इनके अगर हम अध्ययन की दृष्टि से योगदान की बात करें भूगोल में तो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 24 पुस्तकें, 540 से अधिक लेख इनके द्वारा लिखे गए, 1200 से अधिक लगभग इनकी जो पुस्तकें हैं उनकी संदर्भ सूची या बिब्लियोग्राफी इनके द्वारा तैयार की गई थी। 146 से अधिक इनके द्वारा लघु जीवन वृत्तांत लिखे गए और 600 से अधिक जो पुस्तकें हैं उनका इनके द्वारा समीक्षा तैयार की गई थी। तो इस प्रकार से इनका जो लेखन कार्य है वो बहुत ही व्यापक है। हम देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं रेटजेल के द्वारा लिखी गई। जैसे कि हम जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोजियोग्राफिया इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। मानव भूगोल या
एंथ्रोपोजियोग्राफिया जिसको हम कहते हैं, 2 खंडों में जो प्रकाशित हुई थी 1882 से 91 के मध्य। लेकिन सबसे पहले इनकी रचना थी डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना। प्राणी विज्ञान से संबंधित सबसे पहले इनकी रचना इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1889 के आसपास में। ये इनकी सबसे पहली 1869 के आसपास इनकी ये सबसे पहली रचना आई थी। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। इनकी जो रचनाएं हैं वो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। इनके द्वारा प्राणी विज्ञान का भी अध्ययन किया गया, इसके अलावा भौतिक विज्ञानों का अध्ययन किया गया, इतिहास, राजनीति, इसके अतिरिक्त भूविज्ञान है या शरीर विज्ञान है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो विभिन्न विषयों से संबंधित हैं, ना केवल ज्योग्राफी से संबंधित हैं, इसके अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित भी इनके द्वारा रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं। तो सबसे पहली जो रचना थी इनकी वो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना के रूप में इनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1869 में। उसके बाद में एक जीव विज्ञानवेता के रूप में इनके द्वारा भूमध्य सागरीय तट के जीवों का वर्णन भी इनके द्वारा किया गया था। दूसरी रचना थी भूमध्य सागरीय तट के जीव। तो भूमध्य सागरीय तट के ऊपर जो जीव पाए जाते हैं उनके ऊपर भी इनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी 1870 में। भूमध्य सागरीय तट के ऊपर पाए जाने वाले जीवों का विवरण है वो इस पुस्तक के अंदर प्रस्तुत किया गया था। तो ये हम कह सकते हैं कि केवल भूगोल से संबंधित इनकी रचनाएं नहीं है, अन्य विषयों में भी इनके द्वारा विभिन्न रचनाएं हैं वो प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा एक प्रकृति विज्ञानी की यात्राओं के नाम से एक यात्रा ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखा गया। एक प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं, ये इनके द्वारा लिखा गया था 1872 में। तो ये इनका तीसरी रचना थी, एक प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं। आल्प्स पर्वत को पार करते हुए इन्होंने 1872 में इटली की यात्राएं की थी और उसी यात्रा के दौरान जो इन्होंने प्रकृति से संबंधित जो अनुभव या जो चीज़ें इनके द्वारा प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देखी गई या जिन चीज़ों का अनुभव जो इनके चीज़ें जो रास्ते में इनके आई, प्राकृतिक जो चीज़ें आई, उनको इसमें इनके द्वारा वर्णित किया गया है। विभिन्न पादप प्रजातियों का वर्णन किया गया है, विभिन्न जो जलवायु से संबंधित किस प्रकार से कौन कौन से पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं उनका वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं ये 1872 में इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा चीनी उत्प्रवास के ऊपर भी इनके द्वारा एक रचना प्रस्तुत की गई थी। चीनी उत्प्रवास, ये रचना भी चीनी उत्प्रवास रचना जो है वो इनके द्वारा 1876 में प्रस्तुत की गई थी। चाइनीज इमिग्रेशन 1876 में इनके द्वारा ये रचना प्रस्तुत की गई थी। तो ये इनकी 4 महत्वपूर्ण प्राथमिक रचनाएं हैं। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना 1869 में, उसके बाद में भूमध्य सागरीय तट के जीव 1870 में, और उसके बाद में एक प्रकृति विज्ञानी की यात्राएं ये 1872 में, और चीनी उत्प्रवास, चीनी इमिग्रेशन, ये पुस्तक इनके द्वारा 1876 में प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद में भूगोल में इनका विशेषतः जो योगदान है वो प्रारंभ होता है मानव भूगोल से संबंधित। जैसे कि हमने पढ़ा 1874-75 में इनके द्वारा उत्तरी अमेरिका की यात्रा की गई थी, यानी यूएसए की और मैक्सिको की जो यात्रा की गई, इसके वहाँ पर इन्होंने जो रेड इंडियन प्रजाति हैं या इसके अलावा निग्रो है और जो चीनी प्रजातियाँ वहाँ पर रहती हैं, उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, उनकी सामाजिक दशाओं का अध्ययन इनके द्वारा किया गया, निरीक्षण इनके द्वारा किया गया और उनसे संबंधित पुस्तक का इनके द्वारा प्रकाशन बाद में किया गया। जो 5वीं इनकी रचना थी वो उत्तरी अमेरिका से संबंधित थी, जिसका नाम था उत्तरी अमेरिका का भौतिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। उत्तरी
अमेरिका का भौतिक एवं सांस्कृतिक भूगोल। तो ये जो रचना है ये उत्तरी अमेरिका से संबंधित थी। जैसे उत्तरी अमेरिका के बारे में इन्होंने, उत्तरी अमेरिका की जो जनजातियां, जो प्रजातियां थी, उनका अध्ययन इनके द्वारा किया गया। वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी आवास या जो निवासीय दशाएं हैं, आवासीय दशाएं हैं, उनके बारे में, साथ साथ में उनकी जो भौतिक सांस्कृतिक दशाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया गया। तो ये पुस्तक है वो 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इसका पहला खंड 1878 में, प्रथम खंड इसका प्रकाशित हुआ था 1878 में, और द्वितीय खंड इसका प्रकाशित हुआ था 1880 में। तो इस प्रकार से जो उत्तरी अमेरिका का भौतिक एवं सांस्कृतिक भूगोल इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम खंड 1878 में और द्वितीय खंड है वो 1880 में प्रकाशित हुआ था। इसमें उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए और मैक्सिको की जो विशेषता, यूएसए और जो मैक्सिको है उससे संबंधित जानकारियां हैं वो इनके द्वारा इसमें पुस्तक में प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद में महत्वपूर्ण रचना है इनकी, जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में सम्मिलित की जाती है, या ज्योग्राफी के की दृष्टि से हम देखें, भूगोलवेता की दृष्टि से देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी आती है जिसका नाम था मानव भूगोल। मानव भूगोल। प्रारंभ में हमने बात की थी कि भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायित्व प्रदान किया गया। करने का कार्य किसने किया? फ्रेडरिक रैटजेल ने। इसके कारण इनको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक। फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी इनको कहा जाता है, मानव भूगोल का पिता इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा भौगोलिक अध्ययन में मानव के अध्ययन को या भौगोलिक अध्ययन में मानव को एक स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान इनके द्वारा प्रदान किया गया था। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी या मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। और ये जो इनकी पुस्तक है मानव भूगोल, इसी पुस्तक के कारण इनको ये कह सकते हैं कि इन्होंने इसी पुस्तक में मानव को भौगोलिक अध्ययन के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था। सबसे महत्वपूर्ण स्थान इनके द्वारा सबसे पहले प्रदान किया गया था। और इस पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये मूल नाम है इस पुस्तक का, मानव भूगोल, या इसको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजियोग्राफी इस पुस्तक को कहा जाता है। इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने मानव भूगोल को आगे बढ़ाने का कार्य किया और भौगोलिक अध्ययन में मानव को महत्वपूर्ण स्थान एक प्रकार से प्रदान किया गया था। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी कौन सी है? ज्योग्राफी से संबंधित है, एंथ्रोपोजियोग्राफी है। 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम खंड है वो 1882 में इसका प्रकाशित हुआ था। इसके कितने खंड हैं? 2। प्रथम खंड 1882
82 में और द्वितीय खंड है वो 1891 में प्रकाशित हुआ। तो 2 खंडों में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसका प्रथम खंड है वो 1882 में और द्वितीय खंड है वो 1891 में प्रस्तुत हुआ था। तो पहला जो है उसमें डार्विन का जो विकासवाद है उससे मिलते जुलते विचार हैं वो इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। डार्विन के विकासवाद से संबंधित या उससे मिलते जुलते जो विचार हैं वो इसके एंथ्रोपोजियोग्राफी या मानव भूगोल है उसकी प्रथम इकाई जो खंड जो है उसमें प्रकाशित किए गए हैं। इसके साथ साथ में मानव समाज के इतिहास पर प्राकृतिक पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन भी इस पुस्तक में इसके प्रथम खंड में देखने को मिलता है। मानव के इतिहास पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव का वर्णन भी इसका जो प्रथम खंड है उसमें किया गया है। द्वितीय खंड जो है वो 1891 में प्रकाशित हुआ, जिसमें सांस्कृतिक पर्यावरण अधिवास, जनसंख्या प्रवास है या सांस्कृतिक लक्षण जो हैं उनका वर्णन है वो द्वितीय खंड में देखने को मिलता है। यानी जनसंख्या का जो प्रवास है वो किस प्रकार से होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के बारे में वर्णन किया गया है। यानी पूरा का पूरा जो इस पुस्तक का एक प्रकार से हम कह सकते हैं फोकस या जो केंद्र है वो माना गया है मानव को, यानी मानव को केंद्र मानते हुए इस पुस्तक में पूर्णतः वर्णन किया गया है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बारे में जो अन्य जानकारियां हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।